डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में हेमंत कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। क्षेत्रीय भाषाओं के बिना ही जेटीईटी नियमावली 2026 किया पारित। इस मुद्दे पर कमेटी करेंगी विचार। रांची में 2 नए फ्लाईओवरों के निर्माण की स्वीकृति। वंशीधर नगर का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सहमति। राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को अब मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। रांची के जगुआर कैंपस में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। सुल्तानगंज नगर परिषद में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी केस में मुख्य आरोपी रामधनी यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान घायल। आरोपी रामधनी यादव ने नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी को मारी थी गोली। कार्यपालक पदाधिकारी को हो गई थी मौत। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर नगर पालिका में दवा घोटाला। 7 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं। प्रशासन सवालों में घिरा। एमएमयू दवा खरीद में लाखों की गड़बड़ी सामने आई। एक्सपायर दवाओं और महंगी खरीद से शासन को नुकसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जन कल्याण से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का फोकस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राजधानी की यातायात समस्या को दूर करने पर रहा। इसी क्रम में बहुप्रतीक्षित शिक्षक पात्रता नियमावली जेटीईटी 2026 को स्वीकृति दी गई। हालांकि भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इन भाषाओं को शामिल करने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी भाषा विवाद के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित किया गया था। वहीं रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 2 बड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें अरगोड़ा चौक से हरमू तक 469 करोड़ और करमटोली चौक से साइंस सिटी तक 351 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृति की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन, गूगल के साथ एआई को बढ़ावा देने के लिए एमओयू और पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज में इनोवेशन सेंटर के लिए बजट मंजूर किया है। मारंग गोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। साथ ही गढ़वा जिले के बंशीधर नगर का नाम बदलकर बंशीधर नगर उंटारी करने और कई राज्य कर्मियों की सेवाएं नियमित करने तथा पेंशन संबंधी प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। रांची के धुरवा स्थित झारखंड मंत्रालय को मंगलवार की शाम कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही राज्य के मुखिया यानी सीएम हेमंत सोरेन बाहर निकलकर मीडिया के बीच पहुंचे, वहां इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री बिना अपने कारकेट यानी काफिले के ही झारखंड मंत्रालय पहुंच गए। ऐसे में पत्रकारों द्वारा उनसे बातचीत में इसकी वजह जानने की कोशिश की गई, तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोग मुझे आम आदमी नहीं समझते हैं। वहीं प्रोटोकॉल का हवाला देने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी हमेशा आम आदमी ही होता है और ये कोई नया नहीं है। अगली खबर पर बात करेंगे। रांची में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें झारखंड वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इसके तहत अब राज्य में सड़क दुर्घटना से जान गंवाने वालों व्यक्तियों के पीड़ित परिवार को 1 लाख के बजाय 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की सेवा अवधि वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने और युवा आपदा मित्र स्वयं सेवकों को सीधे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही बचाव कार्यों के लिए राज्य में गोताखोरों की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। उधर कल कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया कर्मियों के बीच आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रांची के जगुआर कैंपस में बन रहे विशेष विद्यालय को लेकर खुशी जताई और ये कहा कि राज्य के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों के बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है।
साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस विद्यालय के माध्यम से शहीदों के परिजनों को संबल मिलेगा और उनके बच्चों को अपने ही परिसर में विश्व स्तरीय तालीम उपलब्ध होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सेंटिविटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और आवश्यक मेडिकल जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति पर नजर बनाए रखी जा रही है और इलाज जारी है। वित्त मंत्री का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से उपचार संबंधी जानकारी भी ली। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत अन्य भाजपा नेता भी अस्पताल पहुंचे और मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जानकारी के मुताबिक राधाकृष्ण किशोर सोमवार को मेदिनीनगर से रांची लौटे थे, जिसके बाद रात में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंगलवार सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच तेज गर्मी और धूप के कारण लू लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की सटीक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगली खबर, रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य के विभिन्न जिलों में सामने आए कथित ट्रेजरी महाघोटाले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सवाल किया कि खजाने से गायब बताए जा रहे 10,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए और क्या ये राशि इसी घोटाले से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उनके मुताबिक सरकार लगातार समिति पर समिति और एसआईटी पर एसआईटी बनाकर असली दोषियों को बचाने में जुटी है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के उप सचिव ज्योति झा के नेतृत्व में बनी प्रारंभिक कमेटी ने बोकारो में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई। प्रतुल शाहदेव ने आगे कहा कि हालिया खुलासों में बोकारो में एसपी के नाम पर 16 करोड़ रुपए निकाले जाने की बात सामने आई है, जो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के तबादले और सीआईडी जांच में देरी से साफ है कि सरकार मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि सीआईडी ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच क्यों नहीं की और एसआईटी को बिना समय सीमा के काम सौंपकर क्या इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है। झारखंड की राजधानी रांची में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा निकाली गई महिला आक्रोश मशाल यात्रा ने ऐतिहासिक रूप ले लिया। ये यात्रा मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नारी सम्मान और अधिकारों के पक्ष में अपनी मजबूत आवाज बुलंद की। महिला आरक्षण बिल को लेकर इंडी गठबंधन के विरोध में आयोजित इस मशाल यात्रा के दौरान सड़कों पर नारी सम्मान, हमारा अधिकार जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और संघर्ष का परिचय देते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि वे अब अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगी। भाजपा का कहना है कि ये यात्रा नारी शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास और एकजुटता का प्रतीक है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर मातृशक्ति के साथ अन्याय किया गया है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि झारखंड की महिलाएं अब अपने सम्मान और अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में झारखंड के उच्च न्यायालय ने एक बड़ी सुनवाई करते आरोपी आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 अप्रैल की तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान आज जस्टिस AR चौधरी की अदालत ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए अपना आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि यह मामला हजारीबाग जिले में नियमों के विरुद्ध वन विभाग की 5 प्लॉटों की जमाबंदी कराने से जुड़ा हुआ है। इसके तहत निलंबित आईएएस पर आरोप है कि उन्होंने उपायुक्त रहते हुए सरकारी जमीन को निजी स्वामित्व में बदलने की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक ये जमीन गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है, जो वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
अगली खबर, सोलर प्लांट को लेकर माहौल गर्मा गया है। सीसीएल बीएन के क्षेत्र द्वारा आज भूमि पूजन किया जाना था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कार्यक्रम बाधित हो गया। जैसे ही सीसीएल अधिकारियों के भूमि पूजन स्थल पर पहुंचने की सूचना ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में लोग ढोल नगाड़े और पारंपरिक हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए। डुगडुगी बजाते हुए ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि विकास के नाम पर उन्हें लगातार ठगा जा रहा है। उनका आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन उनकी जमीन और अधिकारों को अनदेखा कर रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक सोलर प्लांट का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। वहीं भूमि पूजन के लिए पहुंचे सीसीएल अधिकारियों ने इस विरोध को गलत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। अधिकारियों का कहना है कि पारंपरिक हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं है और इससे माहौल खराब होता है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में एक बार फिर आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। दूर दराज से पहुंचे फरियादियों ने अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रखी। जनता दरबार के दौरान एसएसपी ने कहा कि आम जनता की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत पर निष्पक्ष और जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान पारिवारिक विवाद, जमीन से जुड़े मामले और पुराने लंबित मामलों की शिकायतें सामने आई। कई मामलों में दोनों पक्षों को समझाकर आपसी सहमति से समाधान करने का भी प्रयास किया गया। जनता दरबार का उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना और पुलिस जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है। एसएसपी ने सभी पुलिस कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत लंबित न रखी जाए, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो और लोगों का भरोसा बना रहे। एक तो प्रतिदिन हम लोगों को सरकारी अधिकारियों का दायित्व होता है कि जो भी पब्लिक आती है उनके मामले को सुनना है। साथ में सरकार के द्वारा भी ये दिशा निर्देशित हाल किया गया था कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन सभी अधिकारी अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक अवश्य बैठेंगे और जो भी मामले आते हैं, फरियादी लोग आते हैं, उनका मामला सुनना है और उसमें आगे विधि संगत कार्रवाई करनी है। और उसी के आलोक में जो ये जनता दरबार होता है, सामान्यतः ज़मीन विवाद से ज़्यादा मामले आते हैं। कुछ पारिवारिक मामले भी आते हैं कि पति-पत्नी की लड़ाई के झगड़े के मामले आते हैं और कुछ मामले आते हैं जो कुछ कांड दर्ज हुए रहते हैं, अगर उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई या कई बार लोगों को ये लगता है कि जैसे 7 साल से कम की सज़ा के जो मामले होते हैं, उसमें सामान्यतः जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देशानुसार जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार ये है कि 7 साल से जो कम के लोग होते हैं, उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत की तैयारी को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर से प्रचार रथ को रवाना किया गया, जहां भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला एवं स्तर न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दीपांकर पांडे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। को साल का दूसरा लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इसके बहुतायत में प्रचार प्रसार हेतु आज प्रचार रथ को भी रवाना किया गया। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी लोक अदालत को महापर्व के रूप में मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। पिछले लोक अदालत में कुल 2366 सुलहनीय वादों का निपटारा किया गया था और जिसके द्वारा और कुल 13,96,20,164 रुपए का सेटलमेंट हुआ था। इस बार लोक अदालत में कुल 26 तरह के वादों का निपटारा किया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस कांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को घटना में इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामधनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है। मैं स्वयं और सीनियर पदाधिकारी भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी
और हम लोगों ने 3 से 4 टीमों का गठन किया वहाँ पर तत्काल, और हमारी सभी टीम वहाँ पर छापामारी आरंभ कर दी। और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाववश जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुंच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा, और उसके बाद आगे पूछताछ की गई, जो विधिवत आगे प्रक्रिया होती है वो संपन्न की गई। बिहार के कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में NH 31 स्थित देवीपुर चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूर्णिया से नवगछिया की ओर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूर्णिया की तरफ से ट्रक आ रही थी और रोड पार कर रहा था, उसी में ट्रक उसको रोक दिया है, मौके पर ही मौत हो गया है। चला पता कहाँ का आदमी है? अभी तक तो पता नहीं चला है कहाँ का है, लेकिन यहाँ का ग्रामीण बोल रहा है कि यहीं पे रह रहा था। हाँ यहीं पे रह रहा था, कहीं आसपास में ही। अब किसके यहाँ रहता था क्या पता नहीं सुने पैर से विकलांग था? विकलांग था पैर से। क्या ड्राइवर भी पकड़ाया ट्रक का? ड्राइवर पकड़ाया है और गाड़ी भी पकड़ाया है। तो ड्राइवर अभी कहाँ पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? पुलिस ले गया उसको हॉस्पिटल। ये कौन सा जगह है? ये देवीपुर चौक है। और ड्राइवर भी घायल है? ड्राइवर थोड़ा सा घायल है। खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। बलरामपुर नगर पालिका में दवा खरीद घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी MMU के लिए खरीदी गई दवाओं में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले को सामने आए 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 3,20,000 रुपए की एक्सपायर दवाएं खरीदी गई, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में केवल 84,000 रुपए का ही उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, कई जरूरी दस्तावेज जैसे मांग पत्र, स्टॉक रजिस्टर और नोटशीट भी गायब पाए गए हैं। आरोप है कि दवाएं MRP से अधिक दर पर खरीदी गईं और गैर स्वीकृत ब्रांड की दवाओं को भी शामिल किया गया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई करने से किसे डर है और क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला बलरामपुर नगर पालिका का बताया जा रहा है, जहां अब जवाबदेही तय होने का इंतजार है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बिलासपुर में आर-पार रिवर व्यू परियोजना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और गार्डन का लोकार्पण वर्षों पहले हो चुका है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। बिलासपुर की आर-पार रिवर व्यू परियोजना में अधूरे कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा और गार्डन का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन आज तक पूरा विकास कार्य अधूरा है। आरोप ये भी है कि छत्तीसगढ़ में काम होने के बावजूद टेंडर गुजरात की कंपनी को दिया गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम और प्रशासन की चुप्पी भी लोगों को खटक रही है। ऐसे में बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना अधूरा नजर आ रहा है और परियोजना की प्रगति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अरपा रिवर है। ना जाने प्रशासन इसको अरपा कायाकल्प के नाम पे कितने बार फंडिंग लेकर, कितने बार राशि स्वीकृत करके पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा चुका है, लेकिन आज भी अरपा अपनी वही स्थिति में है, वही गंदगी है। आज भी तड़प रहा है कि यहाँ की पानी, यहाँ की स्वच्छता पे क्या होगा। प्रशासन क्या चाहता है समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रशासन आज तक की इसके नाम पे बहुत बार ही फंडिंग ले चुका है। हमारे सामने जस्ट पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति है, उसका शिलान्यास भी हो चुका है, मैंने आपको पूर्व में बताया था। लेकिन ये है कि इनके पीछे हमारे जो देख रहे हैं, ये अरपा की वो गंदगी स्थिति है जहाँ पास इतना गंदगी है कि अगर पानी आए तो शहर में बाढ़ का स्थिति बन जाता है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होता। आधा बिलासपुर शहर बीमारी से जूझ भी रहा है इसी गंदगी की वजह से। ना जाने फंडिंग का पैसा कहाँ जाता है, प्रशासन सोया हुआ है या प्रशासन इसका जवाबदेही किस पे तय करेगा, समझ में नहीं आता कि क्या होगा। क्योंकि अरपा सिर्फ फाइलों में ही स्वच्छ और बढ़िया दिखता है या AI फोटो जनरेटेड होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसकी हालत आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ की गंदगी पसरा हुआ है।
वैवाहिक सीजन और आगामी फसल की तैयारियों के बीच गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना रामेपुर द्वारा किसानों को 13 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही चालू पेराई सत्र में अब कुल 71 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है, जिससे किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है। कारखाने ने इस पेराई सत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 2,55,818 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई और 3,09,120 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया है। ये सफलता किसानों के सहयोग, प्रशासनिक निगरानी और कारखाने की कुशल कार्यप्रणाली का परिणाम मानी जा रही है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए 28 अप्रैल से 1 मई तक चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। चयन ट्रायल के पहले दिन रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में तीरंदाजी, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के तीरंदाजी में 68 बालक और 27 बालिका, फुटबॉल में 91 बालिका, वेट लिफ्टिंग में 7 बालक और 11 बालिका सहित कुल 204 खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी की। चयन ट्रायल के पहले दिन खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल और शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया गया। ट्रायल के दूसरे दिन 29 अप्रैल को खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया जा रहा है। ये चयन ट्रायल 13 वर्ष से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित है। इसमें चयनित खिलाड़ी खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल परिसर में निःशुल्क प्रशिक्षण हासिल करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान अकादमी में खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, शैक्षणिक व्यय, खेल परिधान, प्लेइंग किट और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। विदिशा में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गृह विभाग के निर्देशानुसार आयोजित इस अभ्यास में पुलिस लाइन क्षेत्र को केंद्र बनाते हुए सिविल डिफेंस, एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। होमगार्ड जिला कमांडेंट मयंक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित व प्रभावी प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखना है। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी यानी एयर रेड अलर्ट, ब्लैकआउट प्रक्रिया, सुरक्षित निकासी यानी इवैक्यूएशन और खोज एवं बचाव कार्य यानी सर्च एंड रेस्क्यू जैसी गतिविधियों को व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।